हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, क्लास 11 का जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ से जुड़ा हुआ सारा सब कुछ हम लोग निपटा लिए। उतना कर लो ना बाबू, उससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपको दिख भी रहा है, चाहे आप इक्वेशन ऑफ मोशन बोल लो या फिर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बोल लो, एक ही बात है। आप क्लास 9th में थोड़ा बहुत मैं आपको बात बता देता हूं। आप जब क्लास 9th में होंगे तो आपके सर आपको मोशन चैप्टर पढ़ाए होंगे आपके सिलेबस के मुताबिक, और आप मोशन चैप्टर में 3 बेसिक इक्वेशन को देखे होंगे मोशन का। सबसे पहला क्या सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। और आपके सर आपको इस तीनों मोशन का जो प्रूफ है वो ग्राफिकल फॉर्म से कराए होंगे। हम यहां पर ग्राफिकल फॉर्म से नहीं कराएंगे, काहे कि ग्राफिकल फॉर्म से आपको क्लास 9th में कराना होता है। तो जहां भी जिस सर के पास आप पढ़ रहे होंगे वो आपको ग्राफ से प्रूफ करवाए होंगे। यहां पर जो है हम लोग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादा स्पष्ट तरीका से बोलेंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। और एक स्पेशल बात आप पढ़े होंगे उसमें क्या कि ये तीनों का तीनों मोशन तब वैलिड होता है जब आपका पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जब आपका पार्टिकल चल रहा होता है, और वी कैन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब आपका पार्टिकल चल रहा होता है, इन दैट केस ये तीनों इक्वेशंस वैलिड होता है। ठीक, इतना सारा बात आप पहले से पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, सारा बात को गहराई से समझेंगे। ठीक, आगे दूसरा बात क्या कि जितना बात अभी हम लोग पढ़ेंगे ये सब का सब बात किस तरह का मोशन के लिए वैलिड है, तो सब का सब बात मोशन उस पार्टिकुलर मोशन के लिए वैलिड है जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा। बात समझ में आ गया? तो ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में होगा या सिर्फ एक डायमेंशन में होगा, उसको उस सारा के लिए हम लोग सारा इक्वेशंस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर है बात? तो जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है या फिर सिर्फ एक डायमेंशन की तरफ होता है उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, और उसी स्पेशल नाम के बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि आप 9th 10th में कुछ भी नहीं पढ़े, आप डायरेक्ट आ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम आपको एक एक चीज को प्रॉपर तरीका से पढ़ाएंगे। बस शर्त यह है कि आप प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाइए और चीज को साथ में मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स है उसके बारे में तो पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि किस तरह का मोशन को खास करके हमको देखना है। तो उसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, इसको खास करके हम लोग देखेंगे। किसको? रेक्टिलिनियर मोशन को। क्या होता है सर रेक्टिलिनियर मोशन? सबसे शुद्ध भाषा में आपको बोल रहे हैं, ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम पहला लाइन इसमें लिख रहे हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज known as what? Rectilinear motion। नाम है बस, और कुछ नहीं है। ठीक, तो रेक्टिलिनियर मोशन का क्या मतलब होता है सर? ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। जैसे हम एक बात समझाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, लेट्स से ये ग्राउंड है, या हम ऐसा बोल सकते हैं एक्स एक्सिस है। आपका पार्टिकल यहाँ पर कुछ वेलोसिटी से चला, लेट्स से u वेलोसिटी से चला। कब चला? t बराबर 0 पर चला, और चलते गया और t बराबर t पर कहीं यहाँ पर पहुँच गया आपका पार्टिकल। ठीक, और यहाँ पर पार्टिकल रेस्ट में है, तो यहाँ से चला था तो ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पर पहुँचा था तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल पोजीशन। ठीक, तो आप बताओ क्या पार्टिकल ऊपर नीचे चला? नो सर, पार्टिकल पूरा का पूरा एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चला। तो इस तरह का मोशन जिसमें पार्टिकल सिंगल स्ट्रेट लाइन में चलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब आप बात समझ में गए होंगे क्या कि ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म किया जाता है दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक, लेट्स से कि मान लिया ये हमारा एक्स एक्सिस है,
ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अपना पार्टिकल जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ मोशन को परफॉर्म किया है। इसका मतलब हम ऐसे भी बात को बोल सकते हैं क्या कि अपना पार्टिकल जो है सिर्फ वो एक्स एक्सिस की तरफ मोशन को परफॉर्म किया है या सिर्फ वन डायमेंशन की तरफ मोशन को परफॉर्म किया है। तो इसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। ध्यान से इस बात को रखिएगा, वन डायमेंशनल या 1D मोशन। चलिए, ये छोटा सा बात था जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? तो हम इतना दूर में सिर्फ एक ही बात बताए कि जो भी कुछ हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह डिराइव करेंगे, फॉर्मूला आएगा, सब कुछ देखेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह का मोशन के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो सर हम लोग इस जो मोशन के लिए देख रहे हैं वो मोशन कैसा है? हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है, या हम बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन है, या हम बोल सकते हैं वन डायमेंशन मोशन है। जैसे इधर सिर्फ डायमेंशन क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक, तो वन डायमेंशन मोशन है। ठीक, आगे कुछ बच्चा को पता होगा कि इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए भी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम फिर से लिखा देते हैं और इसके बाद हम फिर कभी नहीं लिखाएंगे। देख लीजिएगा, सम टर्मिनोलॉजी। सम टर्मिनोलॉजी, जिसमें सबसे पहला बात कि यू का मतलब होता है सर इनिशियल वेलोसिटी। जिसको ये सब बात पता है आप थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो हर एक चीज को बेस से पढ़ाएंगे कि आप बहुत अच्छा से कनेक्शन उसके साथ क्रिएट कर पाए। और एक बार आप कनेक्शन क्रिएट कर लिए तो आप किसी भी लेवल का सवाल हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, जेई मेंस हो, किसी भी लेवल का सवाल आपको मिले तो आप इजिली डील कर पाओ, ये हम चाहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा वी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्मॉल ए, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। दूसरा टी का मतलब होगा सर टाइम। टाइम। ठीक, उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आएगा एस का मतलब हो जाएगा सर हमारा डिस्प्लेसमेंट। प्लीज बी रिमेंबर कि एस जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चाहे एक्स चाहे स्मॉल आर, इस दोनों का हम लोग चाहे इसका दोनों में किसी का भी इस्तेमाल हम लोग खास करके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे। बात समझ में आ गया? भी पता चल गया। U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, V का मतलब फाइनल वेलोसिटी, A का मतलब एक्सीलरेशन, T का मतलब टाइम, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट और X और R का मतलब होता है पोजीशन। ठीक, इसी चीज का ज्यादातर यूज आएगा हम लोग जो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे उसके लिए। ठीक, तो ये एक बेसिक चीज था जो आपको पता होना चाहिए। जिसको पता है वेल एंड गुड, आप लेक्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। जिसको नहीं पता है हम तो बोलेंगे कि पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप सारा चीज को नोट डाउन करते रहिए। आलस मत कीजिए, आलस कीजिएगा तो बात गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो आप सारा चीज को नोट डाउन करते रहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करेंगे और उसके लिए हम लोग केस बना के करेंगे। 3 अलग अलग केस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, जो 2 केस आपको इसी लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, जिसमें कि दूसरा केस काफी इंपॉर्टेंट है और तीसरा केस इस पूरा चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे कि वो जेई मेंस और नीट के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से भी उतना इंपॉर्टेंट। लेकिन जब जेई एडवांस सब्जेक्टिव हुआ करता था तब ये सब सवाल आया करता था, तो वहां पर हम उसका भी रेलेवेंसी देख लेंगे। ठीक, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप नोट कर लीजिए प्लीज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला केस जो है हमारा पहला केस रहेगा जब आपका कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। क्या मतलब होता है इसका बताते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। और अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स है, और अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि सर एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों एक्सेलरेशन 0 होगा? बिकॉज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन 0। तो सबसे पहला केस जो होगा वो 0 एक्सेलरेशन जब आपका पार्टिकल
पार्टिकल का होगा तब कैसा कैसा बात आता है उसको पढ़ेंगे और उसका कंक्लूजन को आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा याद रखने का। ठीक, हम आपको डिटेल तरीका से बताते हैं, ध्यान देखिएगा। केस वन, ठीक, फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन का? सर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि सर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या हम लोग बोल सकते हैं और जीरो एक्सेलरेशन, एक ही बात है। ठीक, तब कैसा कैसा इक्वेशंस ऑफ मोशन आता है आराम से देखते हैं। समझ में आ रहा है बात कि सबसे पहला केस देख रहे हैं हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो गया कि उस केस को देख रहे हैं जब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन है, तब का बात हम लोग देख रहे हैं। तो पहले हम आराम से सिचुएशन बनाते हैं फिर जाके आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, आपका ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में चल रहा है, कहीं यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना शुरू किया है तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। जब यहां से चलना शुरू किया है तो इनिशियल पोजीशन और ये टाइम t बराबर 0 है। क्लियर है बात? अच्छा, चलना शुरू किया, किस चीज से चलना शुरू किया है सर? कांस्टेंट वेलोसिटी से, u से चलना शुरू किया और u क्या है हमारा? कांस्टेंट। एक एक बात को आप समझिएगा। क्लियर है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, वन डायमेंशन मोशन है, और t बराबर 0 पर पार्टिकल का पोजीशन यहां पर है तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल पोजीशन, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू किया, चलते 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 कहीं पर पहुंचा है, लेट से यहां पर पहुंच गया है। ठीक, और तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा xf मतलब फाइनल पोजीशन, और मान लेते हैं कि t बराबर t टाइम पर पार्टिकल वहां पर पहुंच गया है। t बराबर t टाइम पर पार्टिकल वहां पर पहुंच गया है। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, t बराबर 0 पर से यहां से चला था और t बराबर t पर आपका पार्टिकल यहां पर पहुंच गया है। जहां से चला था वो इनिशियल पोजीशन, जहां पर पहुंच गया वो फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जॉइन करने वाला स्ट्रेट लाइन जो होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा सर, वो डिस्प्लेसमेंट इतना सा होगा, ये है हमारा s। आई होप कि सारा बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है इतना बात? हम क्या बोले कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में चल रहा है और t बराबर 0 से कहीं शुरू किया था चलना और t बराबर t पर कहीं पहुंच गया है। जहां से चलना शुरू किया तो उसको इनिशियल पोजीशन बोल रहे हैं, जहां पर फाइनली पहुंच गया t बराबर t पर उसको मतलब t समय के बाद उसको फाइनल पोजीशन बोल रहे हैं। और कैसे चल रहा है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। बस इतना सब बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9, अब ध्यान दीजिएगा एक एक बात को। 9, क्या हम लोग u को इस तरह से लिख सकते हैं? आराम से मेरी बात को समझिएगा। क्या हम लोग u को इस तरह से लिख सकते हैं dx/dt? तो मेरा बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन क्या है? एक्स एक्सिस में घट रहा है ना सब कुछ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ही तो वेलोसिटी बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही वेलोसिटी बोलते हैं। कर दिए। ठीक, हम क्या किए, u और dt को इधर ले जाओ और dx को ऐसे रहते तो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं dx बराबर u dt। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कनेक्ट करने का, वक्त के साथ अपने सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। हम क्या बोले, हम सिंपली एक डेटा का इस्तेमाल किया कि हम इसकी वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dt को इधर की तरफ मल्टीप्लाई किए तो dx बराबर u dt आ गया। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, देख लीजिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इंटीग्रेट कर दिए। लो भाई इंटीग्रेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। dx तो dx रहने दो, इंटीग्रेशन करो। आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता है कि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो u हमारा क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, इसका मतलब u कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लिए। और इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक, अच्छा, t बराबर 0 पर आपका पोजीशन कहां है सर? t बराबर 0 पर आपका पोजीशन यहां है, तो ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन।
टी बराबर टी पर आपका पोजीशन कहाँ है सर? टी बराबर टी पर आपका पोजीशन यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स फाइनल। मैं एक बार देख लूँ कुछ कट वगैरह तो नहीं रहा है, सब कुछ स्पष्ट है? बिल्कुल सर, सब कुछ स्पष्ट है। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन किए, टी बराबर 0 पर आपका पोजीशन का है कि ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टी बराबर 0 पर आपका पोजीशन कहाँ पर है? ग्राफ के मुताबिक देखिए, सवाल के मुताबिक कि आपका पोजीशन यहाँ पर है तो एक्स आई बोल दिए, और टी बराबर टी पर आपका पोजीशन कहाँ पर है? तो आप बोलिएगा सर फाइनल पोजीशन पर पहुंच गए एक्स एफ। ठीक, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। लिमिट लगाओ सर, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। बढ़िया बात है। u dt का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? सिंपली t। लिमिट लगाओ 0 से t। ठीक, अब देखिए इस सब चीज के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो बात समझ में आएगा नहीं। ये बात क्लियर है? आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट से। तो कर रहे हैं, इसके जगह क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल बराबर एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल बराबर u इंटू टी माइनस का 0। सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, जैसे करते हैं सब बात सिखाए वैसे ही कर रहे हैं। एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल बराबर u इंटू टी माइनस का 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां से हमको पता चला क्या कि एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल बराबर u इंटू टी माइनस का u इंटू 0 तो गया। ठीक, तो हमको यहां से पता चल गया कि सर x फाइनल को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x फाइनल बराबर x इनिशियल प्लस का u इंटू टी। हम इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं क्या कि किसी भी टाइम t पर, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, किसी भी टाइम t पर अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, या अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, या आपका ऑब्जेक्ट अगर जीरो एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, तो किसी भी टाइम t पर आप फाइनल पोजीशन को कैसे लिख सकते हो? इनिशियल पोजीशन प्लस का वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आप बोलिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहां से पता चल गया क्या कि सर फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा सर? u इंटू टी। ये दूसरा कंक्लूजन जो आपको याद रखना है, दूसरा कंक्लूजन जो आपको याद रखना है। ठीक, अब आगे, चूंकि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपका वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और इसका डायरेक्शन भी फिक्स है। तो वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो एक ही बात है। क्यों? कि डायरेक्शन बदलेगा नहीं, तो मैग्नीट्यूड ही सिर्फ रहेगा जो रहेगा, डायरेक्शन को बदलने का कोई लोचा है नहीं। तो मैग्नीट्यूड ही वही है जो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वही स्पीड है, जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है। तो यहां से चाहे आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोलो, चाहे आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोलो, चाहे आप इसको डिस्टेंस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि डायरेक्शन बदलने वाला है नहीं, फिक्स कर दिया गया है। ठीक, और u को चाहे आप वेलोसिटी बोलो, चाहे आप स्पीड बोलो, कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। और मेरा बच्चा जानता होगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आता है क्या कि सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो वो जो फॉर्मूला आता है बाबू, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, वो किस सिचुएशन के लिए आता है? आज आपको समझ में आया होगा। वो आता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, या फिर जब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, या फिर जब आपका ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली बिना कुछ सोचे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना बात समझ में आया? आई होप कि इतना बात आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं। बात अब हम आपको फाइनली कंपाइल करते हैं। इतना कुछ पढ़ के हम लोग सीखेंगे क्या और ध्यान में क्या रखेंगे, समझिएगा बात को ध्यान से। थोड़ा सा हम ये बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप पीछे मत कंसंट्रेट कीजिए, आप मेरे तरफ कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा सा समझिएगा बात को। जब भी आपका ऑब्जेक्ट
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा, या ऐसा सवाल वाला बोल रहा है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट के पास जीरो एक्सेलरेशन है तो दो बात हम सीखे। सबसे पहला बात कि हम लोग डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे। दूसरा बात क्या सीखे कि किसी भी मोमेंट टी टाइम पर आपका ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या होगा, वो हम लोग लिखते हैं इनिशियल पोजीशन प्लस का वेलोसिटी इनटू टाइम। दैट्स इट। दो बात सीखे क्या कि किसी भी मोमेंट या टाइम टी पर आप डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं, या फिर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बात क्या सीखे कि किसी भी टाइम टी पर आप फाइनल पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का वो क्या लिख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन प्लस का u इंटू टी, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। ये एक्स एफ जो है बाबू, ये एक्स एफ जो है ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ये एक्स एफ है हमारा फाइनल पोजीशन, ठीक। और ये जो है बाबू हमारा ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, ठीक। चलिए, इतना बेसिक बात आपको इस पार्टिकुलर केस के लिए पता होना चाहिए, ठीक। हम थोड़ा बहुत आपसे ग्राफ भी ड्रॉ करवाएंगे, क्योंकि ग्राफ पढ़ाए हैं तो हम चाहते हैं कि आपको ग्राफ का प्रैक्टिस और अच्छा से होना चाहिए, आपको ड्रॉ वगैरह करने भी आना चाहिए, है ना। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो अब इसके बाद हम इस पार्टिकुलर सिचुएशन में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सबका ग्राफ बनाएंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चीज को बढ़ाते हैं। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। पूरा बात में दो ही बात सीखे, क्या कि सर जब भी आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, या ऑब्जेक्ट के पास जीरो एक्सेलरेशन है, तो उस केस में दो बात हम बोल सकते हैं। चाहे हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट निकालना वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो, खत्म बात। या डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम कर दो, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात क्या सीखे कि सर किसी भी मोमेंट टी पर आप फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का कैसे लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन बराबर इनिशियल पोजीशन प्लस का u इंटू टी। क्लियर है बात? आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा हम जो है आपको ग्राफ की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। बस सवाल ही है, आप समझो इस बात को, सवाल ही है, ग्राफ की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमको बता दीजिए कि इस सिचुएशन में क्या क्या मिला अपने आप को। तो हम बोलेंगे सर दो कंक्लूजन मिला। पहला कंक्लूजन तो मिला कि s बराबर u इंटू टी, मतलब आप बोलो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, या फिर आप बोल दो क्या कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, खत्म बात, ठीक। क्यों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जा रहा है? इसलिए क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है। डायरेक्शन फिक्स है तो आप बोल दो कि जब डायरेक्शन बदल ये नहीं रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या करना है भाई, जो है वो मैग्नीट्यूड पे बात डिपेंड कर रहा है। इसलिए डायरेक्टली हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। दूसरा बात क्या पता चला कि सर फाइनल पोजीशन बराबर क्या होता है, सर इनिशियल पोजीशन प्लस का u इंटू टी, ठीक। ऐसे लिखो, या आप ऐसे लिखो क्या कि सर फाइनल पोजीशन बराबर क्या होता है, u t प्लस का इनिशियल पोजीशन, ठीक। ये दो बात अपने को मिला है, ठीक। हम इसी के बेसिस पर बात आगे बढ़ाते हैं। मेरा छोटा सा सवाल है क्या कि आप हमको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखा दो। आप हमको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखा दो। आप हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखा दो। आप हमको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखा दो, या आप हमको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखा दो, ठीक। बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए हम दे रहे हैं। हम आपको क्या बोले, आपको दो सिचुएशन पता चल गया है सब कुछ। आपको इस पार्टिकुलर सिचुएशन में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखाना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखाना है, और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखाना। एक बार आप सोचने की कोशिश करो, ट्राई करो आप, फिर जाके हम आपको बताते। एक बार आप ट्राई करो प्लीज। चले आगे बढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे, कुछ जरूर किए होंगे, ठीक। चलिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं। बात को समझिएगा ध्यान से।
अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सर हमको इस पार्टिकुलर सिचुएशन में एक्सेलरेशन का जानकारी होना चाहिए। आप बोलिएगा बिल्कुल सर, बिना जानकारी के कैसे बढ़ा पाएंगे। लेकिन हमको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट अपना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है इसका मतलब ये हो गया कि पूरा टाइम में एक्सेलरेशन कितना रहा है, 0। आई होप कि इतना बात समझ पा रहे होंगे क्या, कि पूरा टाइम में एक्सेलरेशन 0 रहा है। अब इस y एक्सिस पर तो एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं x एक्सिस पर 0 रहेगा। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। दैट्स इट। समझ पा रहे हैं ना, ग्राफ ये है, ये वाला क्लियर है। ये है हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये है हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्यों? काहे कि पूरा जर्नी में जो है आपका एक्सेलरेशन है ना सर, वो आपका एक्सेलरेशन तो 0 रहा है, तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन हर वक्त 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, इसका मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा आएगा। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। आप बोलिएगा सर t बराबर 0 पर इसके पास वेलोसिटी क्या है, ये देखो t बराबर 0 पर इसके पास वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, लेट से मान लेते हैं वेलोसिटी u है। अब उसके बाद क्या है कि समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी u का u ही है। इसका मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो मेरा बच्चा बोलेगा इस तरह से ग्राफ कि सर टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस मोमेंट में भी u, 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 इस मोमेंट में। समझ गए ना बात को, कि समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा आ जाएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखिएगा। इस पर हम आते हैं, इस पर अगर हम इसको एक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कौन सा इक्वेशन से, y बराबर mx प्लस का c। तो अगर आप ग्राफ वाला जो आपको न्यूमेरिकल वाला सवाल, मतलब क्वेश्चंस वाला जो लेक्चर था, अगर आप उसको देखेंगे तो आखिरी सवाल हम आपको कराए भी थे। अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, y का मतलब x, y का मतलब क्या, s, देखिए y का मतलब s, x का मतलब क्या है सर, यहां पर टाइम t, तो x का मतलब यहां पर टाइम t है। तो आपका इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कितना है इसका, 0। इसका मतलब ये तो तय है कि ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्लोप इसका कितना है सर, इसका स्लोप m को क्या बोलते हैं, सब बात आपको बताएं, m को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। और यहां पर स्लोप इसका क्या है, u, मतलब वेलोसिटी। और स्लोप कैसा है इसका सर, कांस्टेंट है। देखो ना, u तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि सर समय बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा किस तरह से, कांस्टेंट रेट से। या हम ग्राफ को ऐसे बनाएंगे, ये ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्लोप हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और ये स्लोप यहां पर कितना होगा, u, और ये कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ गया। आप ऐसे सोचो या आप ऐसे सोचो कि सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी हम पहले से पढ़ चुके हैं, और मिल भी क्या रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी मिल रहा है। चाहे आप ऐसे समझो, चाहे आप ऐसे समझो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो m जो है वो क्या मिल रहा है, वेलोसिटी। जब आप इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, y को s के साथ, x को t के साथ, m मतलब स्लोप, स्लोप को u के साथ, और c इंटरसेप्ट तो 0 है, इसका खत्म बात। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और उस केस का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों, काहे कि स्लोप क्या दे रहा है, वेलोसिटी, और इस पार्टिकुलर सिचुएशन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ का बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वापस से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं उसी से, y बराबर mx प्लस का c से। ध्यान से देखिएगा, y का मतलब फाइनल पोजीशन, लो भाई फाइनल पोजीशन का बात कर लिए। t का मतलब x का मतलब टाइम, टाइम एक्सिस, लो भाई। आगे बढ़ते हैं, इंटरसेप्ट कैसा है सर, x इनिशियल। इंटरसेप्ट कैसा है, x इनिशियल और पॉजिटिव है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे t बराबर 0 पर आपका पोजीशन कैसा है, तो t बराबर 0 पर तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो t बराबर 0 पर आपका पोजीशन क्या है, x इनिशियल। तो सबसे पहले तो यहां पर पहुंच जाओ, t बराबर 0 पर आपका पोजीशन क्या है, x इनिशियल। और उसके बाद स्लोप क्या है, उसके बाद स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा। बात समझ में आ गया। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ये हो जाएगा। अगर आप स्लोप में रुचि है तो आप ऐसे कर लेना, स्लोप, और ये हमारा स्लोप दे देगा,
और ये जो स्लोप होगा वापस से स्लोप क्या होगा, यू ही होगा। क्यों सर? हमको पता है कि चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ हो, स्लोप तो हमेशा वेलोसिटी ही आता है, तो स्लोप फिर यहां से कांस्टेंट हो जाएगा। बस फर्क आ गया कि पोजीशन कुछ ना कुछ इनिशियली था यहां पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 था, इस वजह से ग्राफ यहां 0 से शुरू हुआ, लेकिन पोजीशन कुछ ना कुछ यहां पर था। कितना था? इनिशियल पोजीशन कुछ भी था, तो हम बोल दिए कि t बराबर 0 पर आपका पोजीशन कितना है, इनिशियल, और फिर ग्राफ यहां से शुरू हुआ। बाकी सब कुछ वही, बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये ग्राफ शिफ्ट हो गया इस दोनों के कंपेयर में। क्लियर हो गया बात? समझ में आया? इस सब ग्राफ को और भी बहुत अच्छा तरीका से आपको पढ़ाएं, इतना बढ़िया से बताया जिसका जवाब नहीं है। तो हम उम्मीद कर पाते हैं कि इसको भी आप चीज को कनेक्ट कर पाए होंगे। यहां पर हमारा फर्स्ट केस जो था यूनिफॉर्म मोशन का वो खत्म हुआ। दूसरा केस जो आप 9th में भी पढ़े हैं, वही 3 गो इक्वेशन आता है, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी बराबर यू प्लस ए टी बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, उसी को हम लोग डिराइव करेंगे। लेकिन आप पहले चाहते हैं कि हम इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, फिर से कोई शॉर्ट वीडियो वगैरह बना के आपको दे देंगे। मेन है मुद्दा आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है बात? इस वजह से आप देखते हैं कभी कभी लेक्चर लंबा हो जाता है, डजंट मैटर, आपको चीज पता होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। क्लियर है? आप आराम से चीज को करते रहे। ठीक, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे दूसरा केस पर सवाल को लेके टॉपिक को लेके बढ़ते हैं। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हमारा दूसरा केस है और इस केस के लिए हम लोग लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है सर, यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन क्या मतलब होता है इसका सर? इसका ये मतलब होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना सर, आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, तो हम बोलेंगे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना बाबू, वो कांस्टेंट रेट पे चेंजेस आ रहा है। ठीक, पहला केस क्या था, जब आपका एक्सेलरेशन 0 था, एक्सेलरेटेड मोशन था ही नहीं, वो वहां एक्सेलरेशन था ही नहीं। यहां पर एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से। तो तीसरा केस क्या आएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन का या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जिसको हम एकदम चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे हम उसको। ठीक, क्या कि अपने एग्जाम के लिए वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। बट ये केस जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, आपको डिटेल तरीका से समझना है। हमको पता है कि आपको तीनों इक्वेशन याद है, रटा हुआ ही रहता है, और आपके सर आपको ग्राफिकल तरीका से कराए होंगे। यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके देखेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा नया हो आपके लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आपको समझने के लिए। क्लियर है बात? तो हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए सारा बातचीत कर रहे हैं। तो पहले हम केस बनाते हैं, फिर जाके हम सवाल को प्रूफ करेंगे, निकालेंगे। देखिएगा, ये हमारा मान लेते हैं, लेट से ये हमारा एक्स एक्सिस है और हमारा पार्टिकल वापस से यहां से चलना शुरू किया है। यहां से जब चल रहा है तो मान लेते हैं u वेलोसिटी से चल रहा है। यही पोजीशन क्या हो जाएगा, जहां से चलना शुरू किया उसको इनिशियल पोजीशन, और कब चलना शुरू किया है सर, t बराबर 0 पर एकदम शुरू हुआ। चलते 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 कहीं यहां पर पहुंच गया। जब यहां पर पहुंच गया तब इसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेट से वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और वो क्या है, v। ठीक, और आपका इसका पोजीशन क्या हो जाएगा सर, स्वाभाविक सी बात है, ये हमारा फाइनल पोजीशन हो जाएगा। और कब हुआ है, ये t बराबर t टाइम पर हुआ है। आई होप कि इतना बात समझ पा रहे होंगे। तो आपको पता है क्या कि अगर हम इसको लिखना चाहेंगे कि ये क्या होगा सर, यहां से यहां तक, तो आप बोलिएगा सर चेंज इन पोजीशन, जिसको हम लोग सिंपली डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। सारा सिचुएशन समझ में आ गया कि पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है, या स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, या सिंपली बोलो एक्स एक्सिस में चल रहा है। t बराबर 0 से चलना शुरू किया u वेलोसिटी से, इनिशियल पोजीशन से, और चलते चलते t बराबर t टाइम पर किसी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया, और उस समय में इसका पास वेलोसिटी भी है। आगे भी चलेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक, आगे हम डिराइव करना शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चा आपको तो पता ही होगा सर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, यही तो होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन हम डिराइव करते हैं, आप पेशेंस रखिए और समझिए और देखिए ध्यान से। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं,
आप बोलिएगा एक्सेलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप बोलिएगा बिल्कुल सर एक्सेलरेशन बराबर dv/dt लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे भी हम इस सारा बात आपको पढ़ा चुके हैं। जब वेलोसिटी पढ़ाए थे तो स्पेशली सारा बात पढ़ाए थे, एक्सेलरेशन पढ़ाए थे तो स्पेशली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, सब बात तोड़ तोड़ के पढ़ाए हैं। तो जो बच्चा प्रॉपर तरीका से नोट्स को बना रहा है, फॉलो कर रहा है लेक्चर को, 100% गारंटी है कि उसको सब बात आता होगा समझ में भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। a बराबर dv/dt कर लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। dt को इधर ले जाते हैं और dv को ऐसे ही छोड़ते हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं dv बराबर a dt। आप बोलिएगा बिल्कुल सर क्या कुछ किया, आप तो सिंपल मैथ लगाए कि dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, बढ़िया बात है। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लो भाई इंटीग्रेट कर दिए। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। dv का इंटीग्रेशन, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होता है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर निकाल रहे हैं a इंटीग्रेशन में dt। कुछ भी हवा में नहीं कर रहे हैं, सब कुछ का एक कंक्लूसिव रीजन दे रहे हैं आपको कि ऐसा है, इस वजह से हम कर रहे हैं, इसलिए बारीकी से चीज को समझिएगा। ठीक, आगे यहां पर टाइम है, यहां पर वेलोसिटी है। अगर हम आपसे पूछेंगे t बराबर 0 पर आपके पास क्या वेलोसिटी है, तो आप बोलिएगा सर t बराबर 0 पर मेरे पास वेलोसिटी है u। बढ़िया बात है। t बराबर t पर क्या वेलोसिटी है, तो आप बोलिएगा सर t बराबर t पर मेरे पास वेलोसिटी है क्या सर v। आगे बढ़े, सब बात समझ में आ रहा है। क्या किए हम, पहले इंटीग्रेट कर लिए, उसके बाद यहां पर कर लिए इस तरह से। t बराबर 0 पर आपके पास वेलोसिटी u है और t बराबर t पर आपके पास वेलोसिटी v है। ठीक, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, बच्चा वाला काम है, dv का इंटीग्रेशन v होता है और dt का इंटीग्रेशन सर t होता है। लिखते हैं, देखिएगा dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लोअर लिमिट u और v। आगे a तो a रहने ही दो, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, लिमिट लगाओ 0 से t। एक बार इसको पुट करो, एक बार इसको पुट करो, माइनस साइन लगा के, v माइनस का u बराबर का a इंटू टी माइनस का 0। ठीक, अब यहां से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे क्या, v माइनस का u बराबर a इंटू टी माइनस का a इंटू 0, a इंटू 0 0 हो गया, इधर बच गया a इंटू टी। तो यहां से आ गया क्या कि सर v बराबर u प्लस का a इंटू टी। तो ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जो आपको पता भी है और आपके सामने में हम प्रूफ करके भी ला दिए हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आ गया है वो क्या आ गया है, v बराबर u प्लस का a इंटू टी। मैं एक बार देख लूँ कुछ कट वगैरह भी रहा है, जगह है नहीं है जगह, बगल में लिख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको तरीका बता दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना है, उसके बाद जाके सिंपल इंटीग्रेट कर देना है। कल के दिन अगर ये वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग लिखेंगे, जो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर में एरो मार दो भाई। तो हम लिखेंगे सर v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस का a वेक्टर इंटू का, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। बस ये हमारा क्या था सर, ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है पहले से भी पता है, आपके सामने में इंटीग्रेटिव फॉर्म में डिफाइन भी कर दिए हैं क्या कि सर v इज इक्वल टू u प्लस a टी। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे, आसान है। दूसरा मुद्दा पर आते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लिखते हैं यहां पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझिएगा बात को ध्यान से, आपको वैसे रटा हुआ होगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है सर, s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। बट हम प्रूफ करते हैं कैसे होता है। हमको इतना तो पता है कि सर v बराबर u प्लस ए बाई टी होता है, तो हम उसी बात को लिखते हैं। देखिएगा, वी नो डेट, क्या जानते हैं हम लोग सर कि सर v बराबर u प्लस का a इंटू टी। बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। v बराबर u प्लस का a इंटू टी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। v को क्या हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी एक तरह से, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस में बदल रहा है, तो v को हम लिख रहे हैं dx बाई dt, ठीक, बराबर u प्लस का a इंटू टी।
कोई दिक्कत नहीं है बाबू, वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं। और ये तो इनिशियल है, और भी जो बढ़ रहा है या फिर फाइनली जो वेलोसिटी बदल रहा है वो तो पोजीशन के बदलने से बदल रहा है, तो इसका मतलब dx/dt, खत्म बात। आगे dt को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो हम ऐसा लिख सकते हैं dx बराबर u dt प्लस का a t dt। कुछ नहीं किए, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो u इंटू डी टी प्लस का ए टी इंटू का dt। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस है ये t है, ठीक है, ये प्लस है, बड़ा सा प्लस कर देते हैं जिससे कि आपको ध्यान में रहे। आगे बढ़े, क्या करना चाहते हैं फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। भाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये लो इंटीग्रेट किए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। देखो यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन u को बाहर निकाल लिए, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस का a को बाहर निकाल लिए इंटीग्रेशन ऑफ t dt। सब बात समझ में आ रहा है, बेसिक मैथ है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, दोनों तरफ इंटीग्रेट किए, u को बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन ऑफ dt, a को बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन ऑफ t dt। ठीक, तो यहां भी टाइम, यहां भी टाइम, यहां पोजीशन, तो t बराबर 0 पर आपका पोजीशन कितना है? तो आप बोलिएगा सर इनिशियल पोजीशन। देखो ना, t बराबर 0 पर आपका पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन। तो t बराबर 0 पर आपका पोजीशन क्या है? इनिशियल। ठीक, t बराबर t पर आपका पोजीशन क्या है सर? t बराबर t पर आपका पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन। तो हम इसको लिख रहे हैं x फाइनल। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, मेरी भावना, मेरी विचार, मेरी इच्छा सबको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? रटा हुआ है x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओ, x इनिशियल x फाइनल बराबर u। अच्छा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? t, फिर लिमिट लगाओ 0 से t, जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है सब लगाओ। आगे a इंटू, ठीक, t का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? t का इंटीग्रेशन होता है t²/2। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कई बार याद दिलाएंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁻1 हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होता है? x⁻1 + 1 बटे का 1 + 1 मतलब x²/2, खत्म बात। तो डायरेक्टली लिख रहे हैं t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t²/2। अभी भी आपको अगर नहीं सब समझ में आ रहा है तो आपको इंटीग्रेशन बेशक अच्छा से फॉर्मूला पढ़ने की आवश्यकता है, जबकि हमको लगता है हम बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से आपको पढ़ाए हैं, समझ में आना चाहिए ये सब बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं। देखिए dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक, u dt का इंटीग्रेशन t लोअर लिमिट अपर लिमिट, a t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t²/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो देखिएगा x फाइनल माइनस का x इनिशियल बराबर u इंटू टी माइनस का 0 प्लस का हाफ, 2 को बाहर निकाल लो भाई 1/2 को, तो वह हाफ a इंटू ये हो जाएगा t² माइनस का 0 का स्क्वायर। ठीक, आगे यहां से हम कर देते हैं, यहां से कर देते हैं, देखते हैं जगह है कि नहीं अपने पास, थोड़ा सा भी नहीं ऊपर ले जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखो ये हो जाएगा x फाइनल माइनस का x इनिशियल, x फाइनल माइनस का x इनिशियल, ये हो जाएगा u इंटू टी माइनस का 0, a हाफ निकाल लिए बाहर, हाफ इंटू a इंटू t² माइनस का 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या है? तो आप बोलिएगा सर x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं s बराबर u इंटू टी माइनस 0, टी माइनस 0 इज नथिंग बट t, तो u इंटू टी प्लस हाफ a तो रहने दो इंटू t² माइनस का 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा? t², तो ये हो जाएगा हाफ a t²। इसको तो आप पहचानते हैं, यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, कल के दिन अगर आपसे कोई बोलेगा भाई वेक्टर फॉर्म में निकालो, तो अब आप समझ गए, जो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर में क्या मार दो? एरो। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब वेक्टर है, एरो मारो। मारते हैं, देखो भाई s वेक्टर बराबर u वेक्टर इंटू टी प्लस का हाफ इंटू a वेक्टर इंटू का t²। ये हमारा इक्वेशन आ गया किसमें? वेक्टर फॉर्म में। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। चलिए इतना सा बात है।
आपको आता भी था फॉर्मूला, हमने बोलेंगे आपको याद रखना, आपको पहले से रटा हुआ है, याद रखा हुआ है क्या कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है s बराबर u टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो अभी तक हम लोग 2 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर चुके हैं, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फाइनल और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन पर आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो भी आपको रटा हुआ ही होगा, क्या होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। लेकिन पहले आप इस पूरा चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले लिख लेते हैं क्या क्या किए हैं। सबसे पहला काम किए हैं कि हमको निकला है सर v बराबर u प्लस का a इंटू टी, ये हमारा क्या था सर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। दूसरा क्या निकला सर, s बराबर u टी प्लस का हाफ a टी स्क्वायर, ये हमारा क्या था, ये हमारा सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। बात समझ में आ गया, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड और थर्ड निकालना है। तो लिखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान से देखिएगा बाबू, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम आपको 2 तरीका से बताते हैं, बस ऐसे ही मैथमेटिकल चीज है समझने के लिए। सबसे पहला एक तरीका मेथड 1, 2 तरीका से हम आपको बताते हैं, आपको जो तरीका पसंद हो आप अप्रोच कर सकते हैं। पहला आसान है, दूसरा थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह इन्वॉल्व है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन, अब बताइए अगर हम थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें v स्क्वायर था, u स्क्वायर था, 2 था, a था, s था, क्या नहीं था, t नहीं था, टाइम नहीं था। तो एक काम करते हैं, टाइम क्या करते हैं, यहां से एलिमिनेट करते हैं टाइम का वैल्यू और उठा करके इसमें पुट करते हैं। बात समझ में आया, हम क्या बोले, t का वैल्यू यहां से निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो t बराबर क्या लिख सकते हैं, v माइनस का u बटे का a, उसका वैल्यू t का उठा करके यहां रखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा हम लिख भी रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, eliminate t from equation 1 and put it into equation 2। ठीक, t को हम लोग इक्वेशन 1 के साथ एलिमिनेट करते हैं और उठा करके t का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, देखिएगा s बराबर u इंटू टी का वैल्यू, सर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, यहां से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं सर, v माइनस का u बटे का a। ठीक है, इसको उठा करके यहां रख रहे हैं, u इंटू टी, टी मतलब v माइनस का u बटे का a, प्लस का आगे हाफ इंटू a इंटू टी, टी का मतलब v माइनस का u बटे का a, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। आगे बढ़े नेक्स्ट, चलिए s बराबर u इंटू v माइनस का u स्क्वायर बटे का a, सिंपल मैथ लगा रहे, u इंटू v माइनस का u स्क्वायर बटे का a प्लस का हाफ इंटू a इंटू v माइनस u का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस का 2u इंटू का v बटे का a का स्क्वायर। ये कैसे आया सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, खत्म बात। बटे का स्क्वायर था तो a स्क्वायर आ गया, 2 गो स्क्वायर से तो 1 गो गया। आगे बढ़े, चलिए s बराबर क्या आ गया सर, u v माइनस का u स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बटे का a प्लस का v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस का 2uv बटे का 2a। क्लियर है बात। अब आपको पता है कि बेसिक मैथ लग रहा है, एलसीएम लेते हैं एलसीएम। देखिएगा नीचे में एलसीएम लेंगे तो 2a हो गया, तो यहां से 2 टाइम्स कम है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2uv माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर माइनस का 2uv बराबर s। सिंपल एलसीएम लिए और हम कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किए। क्या किए, एलसीएम लिए तो 2a आ गया, तो 2 टाइम्स बचा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू यू भी माइनस का 2 इंटू यू स्क्वायर, और यहाँ तो 1a आया तो कुछ नहीं करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस का 2। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, प्लस का 2u भी और माइनस का 2u भी गया,
और कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा है। देखते आगे, s बराबर, एक बार देख लेते कहीं कट तो नहीं रहा है अपने पास इसके। देखिए देखिए देखिए, कट रहा है, कट रहा है। इसको यहां अप्रोच करते हैं, इसको यहां अप्रोच करते हैं। s बराबर देखिएगा, s बराबर आगे यहां पर क्या बचा? v स्क्वायर माइनस का 2u स्क्वायर में u स्क्वायर जोड़ोगे, माइनस का 2u स्क्वायर में u स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का u स्क्वायर बटे का नीचे में क्या हो जाएगा? 2a को इधर मल्टीप्लाई की और वापस से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। ये हमारा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। बात समझ में आ गया? 2a इंटू एस मल्टीप्लाई किए तो 2as आ गया और u स्क्वायर जो माइनस वाला था उसको इधर लेकर आ गए तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस का 2as, जो कि आपको यहां पर इक्वेशन के थ्रू मिल रहा है। तो तीसरा इक्वेशन क्या मिल गया सर? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। ये हमारा क्या था सर? ये हमारा तीसरा इक्वेशन था। लेकिन कोई बात नहीं, आप पहला तरीका है, अगर आपको ये पसंद आया, थोड़ा सा मैथ है इसमें और कुछ नहीं है, बेसिक मैथ है। क्या करना है समझ में आ गया कि सर फर्स्ट इक्वेशन का, कि तीसरा इक्वेशन में t नाम का कोई चीज है नहीं तो t हमको ऐसे भी नहीं चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से t को एलिमिनेट किए, इक्वेशन 2 में पुट किए। जैसे ही पुट करेंगे t बराबर v माइनस का u बाय, तो थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम कौन सा आ जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरा तरीका से, जो बेसिक तरीका अपना इंटीग्रेशन है जो हमको सीखना है, उस तरीका से हम आपको बताएंगे। लेकिन बता दिए, जानकारी होना चाहिए आपको। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, है ना? हम मिटा दे रहे हैं इसको। पॉज कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए आप, ठीक है? हम मिटा रहे हैं इसको। पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक? हम मिटा रहे हैं इसको। देखिए चलिए, बेसिक तरीका जो अपना इंटीग्रेशन है उसका इस्तेमाल करके हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो हम दूसरा क्या लिख रहे हैं इसमें? मेथड 2, दूसरा मेथड। पहला मेथड तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या हम एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं सर? एक्सेलरेशन बराबर dv/dt। हाँ सर, ये कौन सा सोचने वाली बात है? आप तो आप एक्सेप्टेंस भी आपको दे दिए कि आप एक्सेलरेशन को dv/dt बिल्कुल लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक? और थोड़ा बहुत टिग्रमबाजी करते हैं हम। क्या किए? ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। जैसे ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना, एक बार ds को नीचे, दूसरा बार ds को ऊपर, तो dv/ds इंटू ds/dt। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ, ds को नीचे लेकर आ गए, dt को इधर लेकर आ गए, तो dv/ds बराबर ds/dt, ठीक? और आपको पता है क्या कि सर ds/dt क्या होता है? वेलोसिटी v। तो यहां से आपको एक्सेलरेशन आ गया क्या कि एक्सेलरेशन बराबर v dv/ds, ठीक? वैसे आपको ये सब आता था पहले से। आप बताइए, आपको हम ये बात बताए थे कि जब भी आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो आपको एक्सेलरेशन लिखना है dv/dt। जब भी आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया हो तब आपको एक्सेलरेशन क्या लिखना है? v dv/ds। तो आता था बट फिर से कर दिए। ये सब बात आप नोट्स में देखिएगा, एक्सेलरेशन वाला लेक्चर में आपको पूरा परफेक्ट तरीका से बताया गया, ठीक? ds को इधर ले गए, बाकी को इसको रहने देते हैं। देखिए v dv बराबर a ds, कोई दिक्कत नहीं है। ds को इधर मल्टीप्लाई किए तो a ds हो गया और ये v dv हो गया, ठीक? दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, कर दिए सर इंटीग्रेट, ठीक? अच्छा, v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? समझते हैं बात को, आराम से ध्यान से देखिएगा। v dv को एज इट इज ऐसे रहने दो, आगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन में ds, ठीक? अच्छा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब आपके पास वेलोसिटी कितना है? तो आप बोलिएगा सर डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, और वो हमारे पास u है। जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट s हो गया है, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट s हो गया है तब आपके पास वेलोसिटी कितना है? तो आप बोलिएगा सर फाइनल वेलोसिटी, और वो कितना है? v।
थोड़ा सा वेलोसिटी को घुमा करके लिखते हैं। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे v का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, v स्क्वायर बाई 2। चलिए आगे लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाओ, u से v बराबर a इंटू डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है s। आगे ds का इंटीग्रेशन होता है s और ये होगा 0 से s। कोई दिक्कत नहीं है सर। v का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में v स्क्वायर बाई 2 होता है। अब हम फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, 500 बार बोल चुके हैं। v स्क्वायर बाई 2 होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाए। a इंटू डी एस का इंटीग्रेशन s होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाए। आप सॉल्व करते, एक बार इसको पुट करेंगे, एक बार इसको करते हैं। देखिएगा यहाँ पर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बटे का 2 बराबर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बटे का 2 नीचे में कॉमन ही रहेगा, बराबर a इंटू एस माइनस का 0। एक एक चीज लिख दिया आपके, a इंटू एस माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, सिंपल इंटीग्रेशन और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर 2 को इधर लेकर चल गए तो ये हो जाएगा 2as, और यहां से पता चल गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। तो हमारा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन इंटीग्रेशन फॉर्म से भी डिराइव होकर आ गया, और ये आ गया क्या कि सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर इधर लेकर चल गए u स्क्वायर प्लस का 2as। ये हमारा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। कल के दिन कोई आदमी चाह रहा होगा कि वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो लिख देते हैं भाई, v वेक्टर का स्क्वायर बराबर u वेक्टर का स्क्वायर, जो वेक्टर है उसके ऊपर में एरो निकालो, 2 इंटू ए वेक्टर इंटू का s वेक्टर। खत्म बात। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ठीक, तो इस तरीका को भी मैं चाहूंगा कि आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर जाके हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और फॉर्मूलास है जो हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं आपको कि बाकी जितना और फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। आपको याद इसी 3 फॉर्मूला को याद रखना जो आप बचपन से याद रखे आए, मीन क्लास 9 से याद रखे आए, उसी को आपको याद रखना। बट हम आपको डिराइव करके बताएंगे। क्यों? काहे कि कल के दिन सवाल वाला का मन घुमा तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे देगा कि बताओ इस तीनों तो रिलेशन सही है, और बता ई रिलेशन क्या ये रिलेशन सही है। तो आपको एटलीस्ट बस तरीका पता होना चाहिए कि हाँ इस रिलेशन तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अप्रोच बस बताएंगे और कुछ एक्स्ट्रा हम अपने तरफ से नहीं बताएंगे। ठीक, तो एक तरह से सवाल का ही हिस्सा है वो, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर जाके हम आपको लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं और बताना क्या चाह रहे हैं। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और फॉर्मूलास वगैरह हम आपको लिखाते हैं। हम आपको फिर से बोलेंगे बाबू लिखा जरूर रहे हैं। मेरा मुद्दा है कि कल के दिन ये सब चीज अगर आपको स्टेटमेंट बना के दे दिया सवाल में, तो आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि सर हम इस कंक्लूजन पर भी पहुंच पा सक रहे हैं कि नहीं, ये हमको पता होना चाहिए। याद नहीं होना चाहिए, याद यही तीनों होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सम मोर फॉर्मूलास। कुछ और फॉर्मूलास वगैरह को हम लोग देखते हैं। कैसे, समझिएगा बात को ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा करो कि u का वैल्यू इक्वेशन 1 से एलिमिनेट करो और उसको उठा करके इक्वेशन 2 में रखो। इससे पहले क्या किए थे, t का वैल्यू इक्वेशन 1 से एलिमिनेट किए थे तो इक्वेशन 2 में पुट करे थे। अब हम बोल रहे हैं u इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू को एलिमिनेट करो और उठा करके इक्वेशन 2 में पुट करो। लिख रहे हैं, देखिएगा, एलिमिनेट u from equation 1 and put it into equation 2। ठीक, इक्वेशन 1 से u का वैल्यू को एलिमिनेट करके इक्वेशन 2 में पुट करना है। अगर हम आपसे पूछेंगे छोटा सा बात कि u का वैल्यू यहां से क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर u बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस का a इंटू टी, है ना। आराम से बच्चा वाला काम है। u बराबर क्या हो जाएगा, v, a t को इधर लेकर जाएंगे, v माइनस का a t। ठीक, अभी u का वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। s बराबर u का मतलब क्या, v माइनस का a इंटू टी। अच्छा, इंटू टी प्लस का हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है। u के जगह हम इसका वैल्यू उठा करके रखें इंटू टी प्लस का हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं।
S बराबर V इंटू टी माइनस का A इंटू टी इंटू टी ए टी स्क्वायर प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अगर माइनस का ए टी स्क्वायर में हाफ ए टी स्क्वायर आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा आप सर वी टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा दूसरा चौथा हमारा इक्वेशन। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात है, इसमें एक स्पेशल बात है क्या कि हमको अगर सवाल वाला कल के दिन दे दिया कि बाबू बताओ क्या ये रिलेशन सही है, तो अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है तो शायद आप इसको गलत मार के चले आओगे, जबकि आपने सोचने का कोशिश भी नहीं किया कि अगर हम u का वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे तो हमको बाय डिफॉल्ट ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यही आपको बताना चाह रहे थे कि कल के दिन अगर सवाल वाला आपको स्टेटमेंट बना के ये चीज दे दिया तो आपको अप्रोच पता होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल ये नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन आपसे नहीं बनेगा तब जाके ये बहुत अच्छा सवाल होगा, जबकि ये कुछ है नहीं। ठीक, सिंपल बेसिक मैथ है और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो इसमें एक स्पेशल बात आपको याद रखना है, ये जो एस है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे सर, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, और ये जो है ये हमारा भी जो है ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और आप अगर याद रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है और आपको एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता होता है क्या, वी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर क्या है, वी फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, ये हमारा क्या है, चौथा फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है। हम नहीं बोलेंगे फिर से याद करने के लिए, आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है याद रख पाएंगे तो रख सकते हैं। हम इसको बस यहां पर अपने फाइल में ऐड कर रहे हैं। तो हमको चौथा क्या मिला, एस बराबर वी टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारा चौथा है। ठीक, तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर जाके हम आगे बढ़ते हैं। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं ना, अपने पास समय भी ज़्यादा है नहीं, तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। क्लियर है? आप प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक और फॉर्मूला की ओर चलते हैं। अगर हम आपसे एक छोटा सा बात बोले कि आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड करो, क्या बोले, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड करो, तो करते हैं, देखिएगा लिख भी रहे हैं, ऐड इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दिए तो इक्वलिटी के इधर में, इधर भी एस इधर भी है, तो एस प्लस एस क्या हो जाएगा सर, 2s बराबर ये चीज यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का वी टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप की बात समझ में आ रहा होगा। s प्लस एस 2s और ये इक्वेशन 2 वाला इस साइड वाला और इक्वेशन 4 वाला इस साइड वाला। ठीक, अच्छा, प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर से माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर गया, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, 2s बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस का भी इंटू टी कॉमन ले लो। क्लियर है बात? तो यहां से s बराबर क्या आ जाएगा, u प्लस भी बाई 2 इंटू का t। तो ये भी अगर कल के दिन आपको ऑप्शंस में रिलेशन बना के दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि सर हम ये काम भी कर सकते हैं। क्या, s बराबर, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों पता है तब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि दोनों का मीन या फिर एवरेज इनटू का टाइम। क्लियर है बात? तो यहां से हम लोग लिख पा रहे हैं क्या, पांचवा रिलेशन कि सर s बराबर u प्लस भी बाई 2 इंटू का t। ये हमारा क्या है, ये हमारा है पांचवा रिलेशन। ठीक, इसी में एक छोटा सा बात है, कल के दिन अगर आपसे कोई पूछ देगा, कल के दिन अगर आपसे कोई पूछ देगा
कि भाई एवरेज वेलोसिटी बताओ या एवरेज स्पीड बताओ, तो आप बोलिएगा सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो हम लिख रहे हैं वी एवरेज बराबर वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है एस, एस की जगह इसका वैल्यू रख रहे हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है एस, तो ई वाला वैल्यू को हम रख रहे हैं u प्लस वी बाई 2 इंटू का टी बटे का टाइम t मान लिए, तो t से t कट गया, तो v एवरेज यहां से भी हमको पता चल गया क्या u प्लस वी बटे का 2। तो ये भी अगर कल के दिन सवाल आए तो हम ये भी रिलेशंस पे पहुंच सकते हैं। ठीक, इसको हम छठा बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप चीज को अप्रोच कर सकते हैं। बस एक तरीका दिखा दिए सवाल के फॉर्म में, ये इसको आप ऐसा मत समझिएगा कि कुछ फॉर्मूला वगैरह है, नहीं, एक अप्रोच है सवाल के फॉर्म में। क्या कि अगर कल के दिन इस तरह का रिलेशंस वगैरह आए तो आप एटलीस्ट जस्टिफाई कर पाए, अपने आप को समझा पाए और कर पाए सवाल को कि आपको कैसे उस पार्टिकुलर इक्वेशंस तक पहुंचना है। पूरा प्रोसेस वगैरह बता दिया। और भी पॉसिबिलिटीज है, आप इस दोनों को छेड़छाड़ कर सकते हैं, इस दोनों को कुछ कुछ करके कर सकते हैं, तो ढेर सारा पॉसिबिलिटी है। तो यू मस्ट नो कि हमको कैसे कहां तक पहुंचना है। ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तीनों वैलिड है, ये सब संभव ही नहीं, ये सब भी संभव है। एक पॉसिबिलिटीज हम आपको दिखाएं अपने तरीका से। अब एक क्लास में सब कुछ करा देना दैट इज लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस पार्टिकुलर टॉपिक में इक्वेशन ऑफ मोशन में एक आखिरी बच जाता है को क्या, वो होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। उसको सम अप करेंगे। आप क्लास 10th में नाइन्थ में पढ़े भी होंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का क्या मतलब होता है। सर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ते हैं एस एन बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस का 1। उसी बात को समझेंगे आराम से। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आखिरी टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड को सिंपल सा फॉर्मूला है, आप 9th में भी पढ़े होंगे, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस का 1। वही फॉर्मूला है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्या मतलब होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझिएगा। छोटा सा हम अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, दो बात लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, और दूसरा बात लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। आप देखिएगा पूरा लाइन में जो फर्क है इसी दो शब्द पर फर्क आया है, तो फर्क इसी दो शब्द के वजह से होगा जो भी होगा। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड का मतलब क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड का क्या मतलब होता है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले शुद्ध भाषा में समझिए। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड का मतलब होता है कि t बराबर 0 से लेकर 5 सेकेंड तक, t बराबर 0, t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3, t बराबर 4, t बराबर 5, मतलब 0 से लेकर 5 सेकेंड तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं 5 सेकेंड में। ठीक, जो बेसिक काम हम लोग करते हैं यहां पर इसमें पुट करेंगे वैल्यू और अपना डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड का मतलब होता है कि 5वां सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। हम इस बात में एकदम इंटरेस्टेड नहीं है कि 0 से लेकर 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड है कि 5वां सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब डायग्रामेटिकली देखते हैं, समझ जाओगे आप। जैसे मान लीजिए अपने पास सिचुएशन है कि सर t बराबर 0 सेकेंड पर यहाँ हाल है आपका ऑब्जेक्ट, t बराबर 1 सेकेंड पर यहाँ है, t बराबर 2 सेकेंड पर यहाँ है, t बराबर 3 सेकेंड पर यहाँ है, t बराबर 4 सेकेंड पर यहाँ है और t बराबर 5 सेकेंड पर यहाँ है। समझिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के बात को ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड तो इसका मतलब हो गया t बराबर 0 से लेकर 5 सेकेंड। तो ये वाला जो चीज है, ये पूरा चीज, ये पूरा चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये पूरा चीज रिप्रेजेंट करेगा इसको।
मेरा बात समझ पा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड का मतलब हो गया 0 से लेकर पूरा 5 सेकेंड में कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, यही। ठीक, 5वां सेकेंड का मतलब हो गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है 5वां सेकेंड में कितना हुआ, ये। इसको बात समझ में आ रहा है? ये वाला जो छोटा सा डॉट है इसको रिप्रेजेंट करेगा 5वां सेकेंड। बात समझ में कि 5वां सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहला सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ध्यान से देखिएगा। दूसरा सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तीसरा सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, चौथा सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और 5वां सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 5वां सेकेंड, nth का मतलब nthवां सेकेंड, 5th का मतलब 5वां सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, आप पूरा इतना लिख लो, उसमें से इसको घटा दो। अरे भाई, पूरा में से इस पूरा में आपको इतना ठो अगर वैल्यू चाहिए तो इस पूरा वैल्यू में इतना ठो घटा दोगे तो बाय डिफॉल्ट इतना ठो वैल्यू आ जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, इस पूरा वैल्यू में अगर आप इतना ठो वैल्यू को घटा दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसको यहां से लिख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड का मतलब होता है कि 5 सेकेंड में पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, माइनस का 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो निकाल लो, दोनों को घटा दो, तो ये हमको क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड का आ जाएगा। ये बात हम आपको समझाना चाह रहे थे, जो समझना बहुत जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड का मतलब जनरल बात है सर, यहां से लेकर यहां तक। डिस्प्लेसमेंट इन 5वां सेकेंड का मतलब है सिर्फ ये 5वां सेकेंड में, ये पहला सेकेंड, ये दूसरा सेकेंड, ये तीसरा सेकेंड, ये चौथा सेकेंड, ये 5वां सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5वां सेकेंड का मतलब सिंपल सी बात है कि आप इतना ही थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, इसको निकाल कैसे रहे हैं, पूरा डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में निकाल लो, फिर उससे एक कम सेकेंड मतलब 4 सेकेंड में निकाल लो, और पूरा में से जब आप इतना को घटाओगे तो देखो ये घट गया, जो घट गया वो बच गया, और बच गया क्या, इतना ठो ही बच गया। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। क्लियर है? तो यहीं से एक कंक्लूजन आता है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बराबर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस का 1 सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आपको याद रखना है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बराबर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। जैसे 5वां सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, पता चल जाएगा। वही तो लिख रहे, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। आप जैसे n 5 की जगह n लिखे तो यहां पर भी n हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 तो n माइनस 1। ठीक, और जब आप एक बार Sn का वैल्यू निकालोगे, मतलब इस इक्वेशन में आप t के जगह n रखोगे तो ये आ जाएगा, फिर एक बार दूसरा बार t के जगह आप n माइनस 1 रखोगे तो वो ये वाला चीज आ जाएगा। दोनों को घटाओगे तो जो घटा के जो आता है हम वही लिख रहे हैं, उतना घटाने के पीछे आपको नहीं जाना। u प्लस का a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो हम इसके लिए मना नहीं करेंगे कि आप डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का फॉर्मूला को याद मत रखो, याद रखो, लेकिन याद रखने से ज्यादा जरूरी है आपको कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाना चाहिए बढ़िया से, कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। या हम सिंपली इसको कैसे निकाले, t के जगह इस इक्वेशन में एक बार n रखो, Sn आ जाएगा, t के जगह इस इक्वेशन में एक बार आप n माइनस 1 रखो, Sn माइनस 1 आ जाएगा, दोनों को घटा दो, सॉल्व करके यही चीज आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया? तो जो समझे उसके बेसिस पर हम कर रहे हैं, समझे। अगर कल के दिन मान लीजिए कोई आपको बोलता है ऐसा वैसा बात, जैसा क्या कि बताओ डिस्प्लेसमेंट इन 101th सेकेंड, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट इन 101 सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन 100 सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 101 सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 100 सेकेंड। ठीक, अगर मान लीजिए कल के दिन बोलता है डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड, तो आप क्या बोलेगा, सर डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। अगर कल के दिन बोलता है डिस्प्लेसमेंट इन 126th सेकेंड, तो आप क्या बोलिएगा, सर डिस्प्लेसमेंट इन 126 सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन 125 सेकेंड। सब बात समझ में आ गया? क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड बराबर डिस्प्लेसमेंट इन
nth सेकेंड बराबर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस का 1 सेकेंड, ये हम बताना चाह रहे हैं। अगर बोलेगा डिस्प्लेसमेंट इन 929 सेकेंड पर बताओ, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं सर, हम 929 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पता कर लेते हैं और उससे 1 सेकेंड कम का पता कर लेते हैं 928 सेकेंड में कितना हुआ, और उसी से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। मैं एक बार देख लूँ कुछ कट वगैरह नहीं रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए ठीक। अगर मान लीजिए कल के दिन आपसे पूछेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट इन 799 सेकेंड, 799 सेकेंड का मतलब तो कुछ नहीं है सर, t बराबर 799 रखना है, लेकिन 799 सेकेंड 799वां सेकेंड पर पूछ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सर, आप सिंपली सर 799 सेकेंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट था वो निकालो, माइनस का 798 सेकेंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट था वो निकालो, बस इतना सा बात। समझ पा रहे हैं बात? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और लिखते हैं। हम चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से जरूर याद रखें। फॉर्मूला आपको याद होगा पहले से भी, उसके लिए हमको दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से याद रखें कि 5वां सेकेंड, 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पूरा 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस का 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो ये निकल गया। देखिए ना आप, ये पूरा 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, और ये पूरा 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, दोनों को घटा रहे हैं, देखना घटा रहे हैं, घटाए 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 घटाए, यहां तक तो पूरा घट गया दोनों, काहे कि यहां तक दोनों में कॉमन था, घट गया, तो क्या बच गया ये, और यही तो है हमारा ये, यही तो है हमारा ये। क्लियर है? थोड़ा सा और लिखते हैं, समझिएगा बात को, थोड़ा सा और लिखते हैं, प्रैक्टिस और थोड़ा सा आपका इनहेंस होगा। अगर कल के दिन आपसे बोल दिया कोई कि बताओ डिस्प्लेसमेंट इन 111th सेकेंड, तो हम क्या बोलेंगे सर, हम वही बात बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 111 सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन 110 सेकेंड, ये हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक। या कल के दिन कोई आप बोल दिया आपको क्या कि डिस्प्लेसमेंट इन kth सेकेंड बताओ, kth सेकेंड, तो हम क्या बोलेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट इन k सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन k माइनस का 1 सेकेंड। अब तो आप बाबू समझ ही गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्लियर है? एक आखिरी हम चाहते हैं आप लिखे अपने से, देखिएगा, आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन 199 सेकेंड, तो आप बोलिएगा सर आप ट्रिक कर दिए, 99th नहीं दिए, 99, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, u इंटू टी मतलब 198 प्लस का हाफ इंटू a इंटू का 198 का स्क्वायर, ये है 99 सेकेंड। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट इन 199th सेकेंड, दोनों बात में काफी फर्क है। ये 198 सेकंड में पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब 0 से लेकर 198 सेकंड में, तो ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल किया, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बचपन से जो पढ़े आ रहे हैं, और 198वां सेकंड पर कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सर, 198 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए और 197 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, और वहां पर से दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 198 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहां पर जो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का चीज था वो पूरा रूप से समाप्त हुआ। आई होप कि सब बात आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी रूप का आपके लिए परेशानी नहीं होगा। थोड़ा सा कट रहा था, हम इसको साइड लाउन कर दिए जिससे कि आप चीज को देख पाओगे। ठीक, ये 126, ये 125 सेकंड, ठीक। तो यहां पर हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा रूप से खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर रहेगा, और इस पार्टिकुलर चैप्टर में 2 टॉपिक बच गया है जो इक्वेशन ऑफ मोशन का ही टॉपिक है जनरली अगर हम बोलेंगे तो, वो है मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर फ्री फॉल, और जो आखिरी टॉपिक है जो हम आपको पहले बोले कि मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम कुछ भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, कभी भी हल्का सा भी अगर एग्जाम में आया तो उसको हम टच करते हुए बढ़ेंगे, काहे कि हमको बेस्ट करना है आप लोग के लिए। ठीक, तो बस इतना सा बात है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको फिर से बोल रहे हैं कि आपको फॉर्मूला जो याद रखना है, 3 फेसी फॉर्मूला जो आपको याद होगा वो याद रखेंगे। बस आपको रिलेशंस पता होना चाहिए कि हम यहाँ से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जो भी एक डायमेंशन हम आपको अपने इस लेक्चर के दौरान दिखाने का कोशिश किया, आपको उसी मल्टी डायमेंशनल वे में चीज को सोचना है, एक रेस्ट्रिक्टेड मैनर में नहीं सोचना है। आपका माइंड पूरा खुला हुआ होना चाहिए। दूसरा बात क्या कि आप इसमें फॉर्मूला आपको याद होगा ही कि nth सेकंड का फॉर्मूला होता है u + a/2 × 2। जिस सवाल में
आपको फॉर्मूला लगेगा, आप आराम से लगा लोगे। लेकिन आप प्लीज कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे कि nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो n सेकंड में निकालो, माइनस का n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, दोनों को घटा दो। अगर 5 सेकंड का पूछा गया तो पहले पूरा 5वां सेकंड में पूछा गया तो पहले पूरा 5 सेकंड का निकालो, फिर 4 सेकंड का निकालो, उसको घटा दो तो 5वां सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। या तो सिंपल फॉर्मूला है अपना, रखो u + a/2 × 2n-1। n क्या है यहाँ पर, n यही है 5 हो जाएगा। यहाँ पर n जो हो जाएगा 5वां सेकंड के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हमारा चीज खत्म हो गया। थोड़ा बहुत जो कमी बचा है ना, इसमें आपको हो सकता है पूरा अच्छा से मन में उतरा नहीं होगा, वो तो उतरेगा आपको सवाल करने के बाद, एग्जाम्पल्स करने के बाद, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर अलविदा बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं। और जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए। शुक्रिया। अगर आप रुचि ले रहे हैं इस बात में तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, वरना कोई नहीं। थैंक यू फॉर दैट, आपने इतना समय दिया हमारे लिए।